हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रत्यास्थता पढ़ रहे हैं, जो कि फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर है। ठीक है। और इसमें 3 लेक्चर हम सब लोग सबसे पहले वाले लेक्चर में कि प्रत्यास्थता होती क्या है, दूसरे वाले लेक्चर में प्रतिबल और विकृति क्या क्या होते हैं, और तीसरे वाले लेक्चर में हम सब लोगों ने हुक के नियम के बारे में और प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में देखा। ठीक। प्रत्यास्थता गुणांक जो कि हमें बताता है कि कोई भी वस्तु कितना विरोध करती है उसका आकार बदलने में, वो चीज़ बताता है। और दृढ़ता गुणांक एक आया था कि वस्तु बहने में कितना विरोध करती है, वो दृढ़ता गुणांक है। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिबल तथा विकृति पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम देखते हैं प्रतिबल और विकृति वक्र क्या है। तो ये एक प्रतिबल विकृति वक्र है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर विकृति को लिए और वाई एक्सिस पर क्या लिया है, प्रतिबल। ठीक है भैया। तो प्रतिबल किस पर निर्भर करता है, विकृति पर। विकृति वेरिएबल है तो इसीलिए इसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और प्रतिबल विकृति पर निर्भर करता है तो जो निर्भर करता है उसको हम वाई अक्ष पर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें ओ से ए तक एक स्ट्रेट लाइन है और बिंदु ए को समानुपाती सीमा कहते हैं, जो कि हुक के नियम से पढ़ा गया था। ठीक। यहाँ तक कि जितना हम प्रतिबल लगाएंगे उतनी ही विकृति उत्पन्न होगी, या जितनी विकृति आएगी उतना ही प्रतिबल आएगा। बिंदु बी पर क्या होता है, प्रत्यास्थ सीमा बोली जाती है बिंदु बी को। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्यास्थ सीमा या पराभव सीमा ये सभी एक ही चीजें हैं। ठीक। तो अगर हम कोई एक मान लीजिए यहाँ पर एक कील को देखते हैं ना, कीली को ठोक देंगे और उसके बाद एक रबड़ गेटिस को खींच करके बिंदु ए तक लाएंगे, छोड़ेंगे, तो जितना खींचेंगे हम सामने की ओर तो देखिए जितनी विकृति आगे बढ़ रही उतना ही प्रतिबल ऊपर बढ़ रहा है। दोनों चीजें बढ़ रही ना, ओ से ए तक। लेकिन ए तो हो गई समानुपाती सीमा, बी क्या हुई, प्रत्यास्थ सीमा। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक कील यहाँ पर एक और ठोक दे, उसके बाद क्या होगा, सीधा खींचेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे की ओर खींचेंगे, छोड़ेंगे तो ये फिर से यहीं पर आकर के ठहरेगी। समझिए बात। यहाँ पर एक कील गेटिस या रबड़ से बिंदु ए पर एक कील लगी हुई, वहां से मोड़ करके हम बिंदु बी तक खींच करके छोड़ेंगे। बिंदु बी से अगर हम कोई भी रबड़ खींच करके छोड़ेंगे तो ए पर ही आकर के रुकेगी। ठीक, रुक रही, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ सीमा। क्योंकि यहाँ तक, इसके उस पार अगर हम कोई भी बिंदु लेंगे, उस पार थोड़ा सा भी जाएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, वो वस्तु यहाँ पर ऊपर नहीं आएगी अपनी मूल स्थिति में, वो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे तो उतना भर खींचेंगे कि वो वापस अपनी साम्य स्थिति में आ जाए, यानी ऊपर आ जाए। अगर ज़्यादा खींच देंगे तो वो ऊपर आएगी नहीं, थोड़ा दोष आ जाएगा। जैसे सी, अब की बार हम ऊपर कील से रबड़ बांधे हैं, ए पर एक कील गाड़ दी गई और एक बी पर, फिर ऐसे घुमाया गया है, ऐसे, ये ऐसे रबड़ घुमाई गई ऐसे, फिर ऐसे घुमा करके थोड़ा सा और नीचे लिए यहाँ पर ले आए, ऐसे घुमा करके ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे। अब अगर जो छोड़ेंगे तो ये वस्तु यहाँ से रबड़ को छोड़ेंगे तो जो रबड़ है वो यहाँ पर नहीं आएगी, थोड़ा सा उसमें विकृति आ जाएगी। ठीक है, तो उस आ जाएगा, थोड़ा सा उसका आकार थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। बस इसी चीज़ों के बारे में हम सब लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए लिखना क्या है, तो प्रतिबल विकृति वक्र के लिए एक्स अक्ष पर विकृति और वाई अक्ष पर प्रतिबल मानते हैं, या वाई अक्ष को प्रतिबल मानते हैं। ठीक। पहला पॉइंट, ओ से ए के बीच वक्र एक सरल रेखा में है तथा इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन होता है। इस क्षेत्र में ठोस प्रत्यास्थ वस्तु की तरह व्यवहार करता है। आई बात समझ, कि वस्तु पर हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम क्या था, प्रतिबल विकृति के समानुपाती। यहाँ पर हुक का नियम भी बताया गया था। प्रतिबल विकृति के क्या होती है, समानुपाती। जितना ज्यादा विकृति आएगी उतना ज्यादा प्रतिबल, विकृति कम करने से प्रतिबल कम होगा। ओ से ए तक जो एक सरल रेखा का ग्राफ है, सरल रेखा मतलब एक लीनियर ग्राफ है, ये इधर उधर मुड़ी नहीं है। ठीक, ओ से ए तक लीनियर है, फिर आगे लाइन ग्राफ है, थोड़ा मुड़ रही ना। ओ से ए तक ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा में है, और इस रेखा में हुक का नियम लागू होता है। यानी जितना हम विकृति लाएंगे, अगर इस पॉइंट पर बात करेंगे तो इस पॉइंट से जितनी विकृति आएगी, इस पॉइंट पर जितनी विकृति उतना ही प्रतिबल आया। देख लीजिए, माप लीजिए, जितनी विकृति उतना ही प्रतिबल। आगे जाएंगे तो जितनी विकृति बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही प्रतिबल बढ़ेगा, अंतर बराबर बराबर चलेगा। ये चीज होता है। ठीक भैया, तो यही चीज यहाँ पर लिखना है हमको कि ओ से ए के बीच वक्र एक सरल रेखा में है
तथा इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन होता है। ठीक, इस क्षेत्र में ठोस प्रत्यास्थ वस्तु की तरह व्यवहार करती है। प्रत्यास्थ वस्तु मतलब जितना विकृति विरूपक बल लगा करके अगर वस्तु को छोड़ेंगे तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, कोई दोष नहीं होगा। ठीक भैया। सेकेंड पॉइंट, बिंदु ए को समानुपाती सीमा कहते हैं। ये चीज वहां पर भी हमने बताया था। तथा बिंदु ए से भार हटा लेने पर वस्तु प्रारंभिक स्थिति जो कि हमारी कौन थी, ओ में आ जाती है। ठीक, फिर अगली लाइन क्या भी है, थर्ड जो लाइन है उसमें क्या है, क्षेत्र बी में प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं होता है, परंतु बी से भार हटाने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था यानी बिंदु ए पर आ जाती है। यही चीज तो हमने बताया। देखिए, अगर यहां से देखिए प्रतिबल का मान बहुत कम है, ए से बी के बीच प्रतिबल वाई एक्सिस का मान कितना है, बहुत कम है। ए से बी के बीच वाई एक्सिस का मान बहुत कम है, लेकिन विकृति क्या है, ज्यादा है। आ रही बात समझ, विकृति ज्यादा है लेकिन प्रतिबल, जैसे गुब्बारे को हम अगर शुरुआत में खींचेंगे तो जितना विकृति उतना प्रतिबल आएगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, समानुपाती सीमा के उस पार जैसे ही जाएंगे तुरंत क्या होगा, एक आभास होगा कि हल्का सा कम बल लगा है और विकृति ज्यादा, खींच ज्यादा गई बल कम लगा। ये वही चीज होता है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है कि क्षेत्र ए से बी में प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं होता, परंतु बी से भार हटाने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था ओ पर आ जाती है। फिर आगे, बिंदु बी को पराभव या प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। बिंदु बी को पराभव सीमा या प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। ठीक, प्रत्यास्थ सीमा यानी कि ऐसी सीमा होती है जहां से वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। वह सीमा जहां तक प्रत्यास्थता का गुण लागू होता है वस्तु में, वही प्रत्यास्थ सीमा हो कहलाती है। अब बिंदु बी तथा डी के बीच का क्षेत्र अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं करता है। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य हो जाए तो विकृति शून्य नहीं होती है, पदार्थ में एक स्थायी विरूपण हो जाता है। और इस, ठीक है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र। यही चीज तो अभी हमने बताया था कि अगर बी के बाद से अगर वस्तु को खींच करके छोड़ेंगे तो बी के बाद से अगर सी से छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ विकृति आ जाएगी। प्रतिबल तो शून्य हो जाएगा, प्रतिबल तो जीरो पर आ जाएगा, लेकिन विकृति कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वो खिंच जाएगी वस्तु, यह दब जाएगी वस्तु। बी के बाद से, बी से कहाँ तक, डी के बीच, बी से डी के बीच वस्तु को चाहे जहां से छोड़िए वो ओ पर आकर के नहीं रुकेगी, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, बिंदु बी तथा डी के बीच का क्षेत्र अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी वो ओपन नहीं आ पाता है। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य हो जाए, प्रतिबल भाई छोड़ेंगे तो प्रतिबल खत्म हो गया, प्रतिबल शून्य हो जाए तो विकृति शून्य नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ जाता है। पदार्थ में एक अस्थायी विरूपण आ जाता है, यानी कि वो पदार्थ या तो दब जाएगा पहली साम्य स्थिति से या तो खिंच जाएगा। और इस क्षेत्र को प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं। वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में न आ पाए तो वही तो प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है, और ये क्षेत्र क्या है, प्लास्टिक क्षेत्र। कौन, बी से डी। फिर यदि प्लास्टिक क्षेत्र अधिक होगा तो तनन होगा। प्लास्टिक क्षेत्र मतलब बी से डी, ठीक। और यदि प्लास्टिक क्षेत्र कम होगा तो वस्तु का भंजन होगा, मतलब वस्तु नष्ट हो जाएगी। ये भाई, ये जितना कम होगा बी से डी, भाई प्लास्टिक क्षेत्र उतना ही कम होगा। ये जितना ज्यादा होगा वस्तु उतनी ही ज्यादा तनेगी कि नहीं तनेगी, विरूपण आएगा कि नहीं आएगा, वस्तु उतनी ही ज्यादा तनेगी, ठीक। अगर ये कम हुआ बी से डी वाला भाग तो क्या हो जाएगी, बी से डी वाला भाग कम हो गया तो वस्तु खींचेंगे, अगर वस्तु खींचेंगे तो वो भंजित हो जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएगी। ये चीज कह रहा है। बिंदु डी को तनन सामर्थ्य कहते हैं, तनन सामर्थ्य, तनन शक्ति कहते हैं। यहां तक वस्तु तन सकती है, इसके बाद से अगर खींचोगे तो टूट जाएगी। गुब्बारे को हम डी तक खींच सकते हैं, गुब्बारे को एक लेंगे तो डी तक हम अधिकतम खींच सकते हैं, ठीक। फिर आगे, अब प्रतिबल का मान बढ़ने पर वस्तु का भंजन हो जाता है, यानी डी के बाद से अगर वस्तु विरूपण अगर आया, वस्तु में विकृति का मान आएगा, विकृति जैसे ही बढ़ाएंगे, वस्तु पर बल लगाएंगे, जाहिर सी बात वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। एक गुब्बारे को लीजिए, उस पर अधिकतम कितना, उसे अधिकतम कितना खींच सकते हो, यहाँ तक खींच सकते हो, वो उसका प्लास्टिक क्षेत्र है। डी के बाद से अगर जब आएगा कोई भी क्षेत्र, डी के बाद का कोई भी क्षेत्र अगर जो आएगा तो वो होता है भंजन क्षेत्र, यानी कि वस्तु यहाँ से नष्ट हो जाएगी। डी के बाद से जैसे ही खींचेगी, अधिकतम कितना खींच सकते हैं, ज्यादा खींचेंगे तो नष्ट हो जाएगी, जहां से नष्ट होगी वही उसका भंजन कहलाता है। आई बात समझ में, ठीक। तो ई क्या होता है, उसका भंजन क्षेत्र, यहाँ पर आकर के वस्तु नष्ट हो जाती है, बस यही चीज है। तो फिर से एक बार समझिए, अगर ओ से हम वस्तु को खींचेंगे ए तक
अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, एक कील या पत्थर का टुकड़ा उसे रबड़ से बांध दीजिए, छोड़ेंगे तो O पर आ जाएगी। जितना बल जितना हम खींचेंगे उतना ज़्यादा विकृति आएगी, ये भी चीज़ है, समानुपाती सीमा है ना। अब ए पर एक हम पॉइंट लगा देंगे कीली और फिर खींचेंगे उस m द्रव्यमान वाली वस्तु को, पत्थर को, और फिर मोड़ करके हम कहाँ तक लाएंगे, ए पर मोड़ करके हम कहाँ से लाएंगे, बी पर, क्योंकि ए पर कीली गड़ी हुई तो ये मुड़ जाएगी। थोड़ा नीचे की ओर मोड़ लीजिए, ग्राफ थोड़ा कम में बना, ज़्यादा में बनता तो आसानी समझ में आ जाती, फिर समझने का प्रयास कीजिए। आप छोड़ेंगे तो फिर से ये समानुपाती सीमा नहीं, यहाँ देखिए प्रतिबल कम है और विकृति का मान क्या है, विकृति के लिए गैपिंग ज़्यादा है और प्रतिबल के लिए कम। यहाँ प्रतिबल कम विकृति ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें वस्तु को छोड़ा जाएगा तो ये O पर आ जाएगी, और ये समानुपाती सीमा भी नहीं है क्योंकि प्रतिबल कम है विकृति ज़्यादा है। बल कम लगा रहे हो, विकृति ज़्यादा है। रबड़ को खींचेंगे तो खींचेंगे जैसे समानुपाती सीमा के उस पार जाएगा तो समझ लीजिए तुम्हारा बल कम हो जाएगा। और ऐसा होता है, रबड़ को खींचेंगे तो थोड़ी दूर खींचने के बाद ऐसा लगेगा बल कम है लेकिन खींच ज़्यादा रहा है, ये अनुभव कीजिएगा, आप लोग देखेंगे। फिर B से C की ओर खींचेंगे, B से C तक खींचेंगे, खींच करके छोड़ेंगे अगर गेटिस को, रबड़ को, m द्रव्यमान वाली वस्तु को छोड़ेंगे, बाहर छोड़ेंगे तो ये O पर नहीं आकर के रुकेगी, ये कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। ये कहाँ पर आकर के रुकेगी, अगर C से छोड़ेंगे तो ये आकर के यहाँ पर रुक सकती है, कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा, इतनी विकृति का मान इतना हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी वस्तु, ठीक, उसमें दोष आ जाएगा। और डी के लिए भी सेम यही चीज़ है, डी से छोड़ेंगे तब भी वस्तु में कुछ ना कुछ विकृति आ जाएगी। तो इसीलिए बी से डी वाले क्षेत्र में विकृति कुछ ना कुछ आ जाती है लेकिन प्रतिबल शून्य हो जाता है। प्रतिबल शून्य होगा तो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें दोष आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र। वस्तु अपनी साम्य स्थिति में O पर नहीं आ पाती है बी के बाद से, तो यही इसीलिए क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं ऐसी, और इसीलिए बी से डी वाला क्षेत्र प्लास्टिक क्षेत्र हुआ या अप्रत्यास्थ क्षेत्र हुआ, ठीक है। अब डी के बाद से अगर वस्तु को हम खींचेंगे, ये प्लास्टिक वस्तु है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि प्लास्टिक क्षेत्र अधिक होगा तो तनन कम होगा, ये प्लास्टिक क्षेत्र अधिक होगा तो तनन होगा, तो तनन होगा, क्या होगा, तनन, यानी वस्तु तन जाएगी। अगर कम हुआ ये क्षेत्र तुरंत वस्तु उस क्या हो जाएगी, भंजित, ये कम हो जाएगी। देखिए प्लास्टिक की कुर्सी को, ये इस पेन को देखिए, इस पेन में प्लास्टिक है तो देखो तनन हुआ। लेकिन अगर हम इसके बाद से, डी के बाद से अगर ये मान जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा पेन मुड़ेगा, ठीक। अगर ये मान कम हुआ तो पेन मोड़ने से ये टूट जाएगा, बस यही चीज़ है, भंजित हो जाएगा, ठीक। बस इतना था प्रतिबल विकृति वक्र में। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग 2 डेरिवेशन बचे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। बस।